अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो मुझे आपकी क्लास का डाटा मिला है मिस अक्सा से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो हैं वो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से जो है वो नेक्स्ट अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट आउटलाइन पढ़ेंगे। लैंगम्यूर जो है वो आपके पास जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम था जिसने एक आइसोथर्म इंट्रोड्यूस की थी। आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट आप पहले ले चुके होंगे कि ये ग्राफ है या प्लॉट है जो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो ड्रॉ किया जाता है ऑन द बेस ऑफ डाटा दैट इज़ कलेक्टेड फ्राम एन एक्सपेरिमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड एड्जॉर्प्शन की टर्म भी आप जो है वो वेल अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये आपके पास बेसिकली क्या होता है। ये आपके पास जो है वो एक फिनोमिना है जहाँ एक सरफेस पे दूसरी सरफेस स्टिक कर जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक गैस फेज़ जो है वो किसी न किसी फॉर्म में जो है वो किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो स्टिक कर जाती है। तो ये लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये लैंगम्यूर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक फ़ेज़ की दूसरी फ़ेज़ पे सकिंग को या स्टिकिंग को स्टडी किया जाता है। अब इसको स्टडी करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ एजम्पशंस जो हैं वो आपने स्टडी करने हैं। अब हम वन बाय वन पहले हम क्या करते हैं, इसके एजम्पशंस देख लेते हैं। एजम्पशंस आपके पास जो हैं वो कुछ ऐसे पास्टुलेट्स हैं जो आप लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ड्रा करते हुए ओबे करते हैं या इज्यूम करते हैं कि ये टेक प्लेस कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला आपके पास एजम्पशन है वो है होमोजेनिसिटी ऑफ साइड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी सरफेस अवेलेबल है जिस पे कोई और सरफेस आके स्टिक करती है तो उस सरफेस पे बहुत सी साइड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी आप ये कहते हैं कि आपकी जो पूरी सरफेस है उसके ऊपर कुछ साइड्स हैं, ठीक है। और ये साइड्स जो हैं ये क्या करती हैं, इनकी एनर्जी जो है वो ये एक्सेसिव है। एक्सेसिव एनर्जी होने की वजह से ये बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती हैं और स्टिक करती हैं अपनी सरफेस के ऊपर। और जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं उन सब की एक्टिविटी इक्वल है। यानी किसी भी एक सरफेस पे अगर एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो उसके हर पॉइंट पे किसी भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल के आके अटैच होने के चांसेस इक्वल हैं। इसको हम कहते हैं होमोजेनिसिटी ऑफ साइट्स। यानी आपके पास जितनी भी फिज़िकल स्टेट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रही है तो हर पॉइंट पे एड्जॉर्प्शन होने के इक्वल चांसेस हैं। नंबर 2 पे आपके पास जो पॉइंट है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें ये कहा जाता है कि जब किसी भी सरफेस पे आके कोई भी आपका जो है वो कंपोनेंट दूसरी सरफेस के साथ स्टिक करता है या एड्जॉर्ब होता है, यानी एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट पे जब एड्जॉर्ब होता है तो आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस नहीं हो रहा होता है जिसको आप कहते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि किसी भी सरफेस के ऊपर दूसरी फेज़ का कंपोनेंट जो है वो आके स्टिक हो जाना, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं कि सपोज़ आपके पास ये सरफेस थी तो यहाँ पे आके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टिक होना शुरू हो गए, तो ये है आपके पास एड्जॉर्प्शन। एक आपके पास होती है डीजॉर्प्शन, ठीक है, जिसको हम एवापोरेशन भी कहते हैं। या फिर एवापोरेशन। जब किसी भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स आके अटैच नहीं हो रहे होते, यानी सिर्फ एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा बल्कि जो अटैच मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ साथ डीटच भी हो रहे हैं। और जिस स्पीड के साथ मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उसी स्पीड के साथ जो है वो डीटच भी हो रहे हैं, डी एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। तो आपके पास क्या होता है कि जब भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसके साथ एक अपोजिट प्रोसेस भी हो रहा है जिसमें डीजॉर्प्शन हो रही है। यानी एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं वो डीजॉर्प्शन के मॉलिक्यूल्स में डीटच होकर दोबारा आपके एनवायरनमेंट का पार्ट बन रहे हैं। और एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमेशा डीजॉर्प्शन के प्रोसेस के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास जो प्रोसेस होगा यहाँ पे लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की एजम्पशन के अकॉर्डिंग, उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन दोनों जो है वो इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको याद होगा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास क्या होता है कि एक रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो अपने रिवर्स रिएक्शन के साथ इक्वल स्पीड में टेक प्लेस कर रहा होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे रेट ऑफ डीजॉर्प्शन के इक्वल होगा। अब जो है वो हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्टिव सेंटर्स। आपकी जो पूरी सरफेस है उसके ऊपर एक्टिव सेंटर्स होंगे, उनके ऊपर जो है वो आके इक्वल चांस है गैशियस मॉलिक्यूल्स अगर सपोज जो है वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं सॉलिड के ऊपर
तो हर गैशियस मालिक्यूल के पास सॉलिड सरफेस की हर पॉइंट के ऊपर आके अटैच या एड्जॉर्ब होने का इक्वल चांस अवेलेबल है, और हर गैशियस मालिक्यूल जब इक्वल चांस अवेल करते हुए सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल लेयर बन जाएगी जिसको हम कहते हैं मोनोलेयर। एक बात आपने और याद रखनी है कि एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में आपने शायद पहले भी पढ़ा हो कि मोनोलेयर फार्मेशन भी होती है और मल्टी लेयर फार्मेशन भी होती है। अब मोनोलेयर फार्मेशन का मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास ये सरफेस है तो सरफेस के ऊपर आके एक लेयर, सिंगल लेयर जो है वो मालिक्यूल्स की आके यूनिफॉर्मली जो है वो अटैच हो जाती है। अगर इस यूनिफॉर्म मालिक्यूल की सरफेस के ऊपर एक और लेयर जो है वो आके अटैच होना शुरू हो जाती है, इसके वॉइड्स जो दरमियान में अवेलेबल हैं उसके ऊपर आके एक और लेयर अटैच हो जाती है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेयर फार्मेशन। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मोनोलेयर फार्मेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि वो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन के इक्वल होगा और एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में हो रहा होगा। लेकिन जहाँ पे आपने एक और चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है, जो कि आपकी इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है वो ड्रॉ करते हुए भी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आपका, वो ये है कि जो आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो डिपेंड करेगा अवेलेबल बेयर सरफेस पे। बेयर सरफेस पे कि आपके पास कितनी सरफेस ऐसी अवेलेबल है जिस पे किसी किस्म का कोई मालिक्यूल जो है वो अटैच नहीं है और वो इनकमिंग मालिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। इसको बेयर सरफेस भी आप कह सकते हैं और अनकवर्ड सरफेस भी कह सकते हैं। तो जो आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी सरफेस अवेलेबल है मालिक्यूल्स को अटैच करने के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो एड्जॉर्प्शन 1 टाइम होगी, 2 सेंटीमीटर क्यूब है एड्जॉर्प्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब के डबल हो जाएगी, 3 टाइम्स अवेलेबल है तो ट्रिपल हो जाएगी। और अगर आपके पास जो है वो हाफ़ सरफेस जो है वो कवर्ड है, हाफ़ अनकवर्ड है, तो आपके पास 50% एड्जॉर्प्शन होगी। अब अगर आप इसके कंपैरिजन में रेट ऑफ डीजॉर्प्शन देखते हैं तो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन आपके पास क्या है कि आपके पास ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो है वो कवर्ड सरफेस कितनी है, यानी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ उसके बाद जो है वो आपके पास सरफेस कवर होगी। अब जितने मालिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, 1 बाय 1 आके सरफेस के ऊपर लेयर बनाएंगे। मोनोलेयर फार्मेशन के बाद एक दफ़ा वो अटैच हो गए हैं सरफेस के ऊपर, मोनोलेयर फार्मेशन हो गई है, पूरी सरफेस कवर होगी। अब अपकमिंग मालिक्यूल्स के लिए जो है वो फर्दर अटैच होने के लिए कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सिर्फ मोनोलेयर फार्मेशन पॉसिबल है। तो अब क्या होगा कि जो अटैच मालिक्यूल्स होंगे वो डीटैच होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं डीजॉर्प्शन। ये डीटैच मालिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस सरफेस को लीव करेंगे और दोबारा जो है वो सराउंडिंग में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को आप डीजॉर्प्शन कहते हैं और इवापोरेशन भी कहते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास जो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है कि सरफेस पे कितने मालिक्यूल्स आपके एड्जॉर्ब हो चुके हैं, यानी कितनी सरफेस कवर्ड है। जाहिर है जितनी ज़्यादा सरफेस कवर्ड होगी या सैचुरेट हो जाएगी उसके बाद मालिक्यूल्स के पास फर्दर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि वो सरफेस के ऊपर आएँ और अटैच हों, बल्कि अब क्या होगा उसका अपोजिट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो मालिक्यूल्स सरफेस पे मौजूद हैं वो एक दूसरे के इन्वायरमेंट को जो है वो डीस्टेबलाइज़ करेंगे और उसके रिजल्ट में ये मालिक्यूल्स इस सरफेस को लीव करके जो है वो दोबारा इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं डीजॉर्प्शन। तो जो आपके पास एड्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगी कि आपके पास बेयर सरफेस कितनी है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा बेयर सरफेस कितनी है, और जो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा कि कवर्ड सरफेस कितनी है। उसके बाद जो आपके पास अजम्पशन है वो ये है कि आपकी जो एड्जॉर्प्शन है यहाँ पे वो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन उतनी बढ़ेगी। प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन, लेकिन जो आपके पास टेम्परेचर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एड्जॉर्प्शन। यानी प्रेशर आपका जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतनी कम होगी। तो ये आपके पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये आपके पास कुछ एजम्पशंस हैं जो आपने फॉलो करनी है जब आपने लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है वो डील करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपके पास जो आइसोथर्म है ये बेसिकली है क्या, ये आपको क्या एक्सप्लेन करती है। पोस्टुलेट्स ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा जो आपने एजम्पशंस पढ़ते हुए जो है वो देखा था, और मैंने आपको कहा था कि ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को ड्रॉ करने के लिए। वो ये था कि हमने कहा था कि जो एड्जॉर्प्शन है
वो इन डायनामिक इक्विलिब्रियम है विद दीज ऑप्शन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो इक्वल है रेट ऑफ दीज ऑप्शन के। और यहाँ पे आपके पास जो रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन उसको हम कहेंगे के ए, रेट कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन। और जो रेट कांस्टेंट होगा आपका रिवर्स रिएक्शन के लिए उसको हम कहेंगे के डी, रेट कांस्टेंट फॉर दीज ऑप्शन। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो आपके पास रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के इक्वल है। अब हमें पहले डिटरमिन करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे ये जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन है ये एजम्पशंस को फॉलो करते हुए फर्दर कैसे जो है वो डिराइव किया जा सकता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फर्दर इसकी जो है वो कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हमने पास्टुलेट्स में ये पढ़ा था कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि आपके पास बेयर सरफेस कितनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अवेलेबल बेयर सरफेस। ठीक है, और जो आपका रेट ऑफ डिसऑर्प्शन है वो डिपेंड करेगा अवेलेबल कवर्ड सरफेस पे। उन्हीं पास्टुलेट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के लिए सरफेस के अलावा जो आपके पास सेकंड फैक्टर आएगा जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर सकता है वो है प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी और जितना प्रेशर कम होगा उतनी एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो बेयर सरफेस है और कवर्ड सरफेस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि आप अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो आप क्या करें कि आपकी जो कवर्ड सरफेस है उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं और वो वेरिएबल है थीटा। यानी आपका जो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन है वो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस कवर्ड सरफेस को। और अगर आप रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को नोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक फर्दर मैथमेटिकल एजम्पशन लेते हैं कि जो आपके पास कवर्ड सरफेस है प्लस अनकवर्ड सरफेस। अगर आप टोटल सरफेस निकालेंगे तो ज़ाहिर है उसके दो ही पार्ट हैं, कवर्ड सरफेस है और अनकवर्ड सरफेस है। इनका जो सम है वो 1 के इक्वल है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि जो कवर्ड सरफेस है वो थीटा के इक्वल है तो डेफिनेटली जो अनकवर्ड सरफेस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टोटल सरफेस को यूनिटी लेते हैं जो कि आपके पास कवर्ड और अनकवर्ड सरफेस का सम है। अब आपने क्या किया है, उसमें से जो कवर्ड सरफेस थी उसको आपने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो अनकवर्ड सरफेस है वो क्या होगी, वो होगी 1 माइनस थीटा। तो ये आपके पास आ गई है अनकवर्ड सरफेस की वैल्यू। अब इस अनकवर्ड सरफेस की वैल्यू आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यही आपकी बेयर सरफेस है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, ये जो आपने बेयर सरफेस जो है वो रिक्वायर की थी कि इसका आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 माइनस थीटा एंड ठीक है। यहाँ से जो है वो आप इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के का जो फैक्टर है इसको आप एलिमिनेट कर दें। कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता है कि इक्वालिटी और कांस्टेंट के साथ रिप्लेस की जाती है। अब जो है वो आप आ जाएं इस रेट ऑफ डिसऑर्प्शन की तरफ। ठीक है, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो आपके पास जो कांस्टेंट आ जाएगा वो आएगा के थीटा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए आपके पास रेट कांस्टेंट्स हैं, तो इनको आप सेम जो है वो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सेम लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट करना है इनको एक दूसरे से। तो आप अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपने रेट कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन को के ए कहा था, तो इसको जो है वो आप के ए कर सकते हैं। और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन कांस्टेंट को आपने के डी कहा था, इसको आप के डी कह सकते हैं। क्वेश्चन फिर आपके पास वही आ जाता है कि ये आपके पास स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है जहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के इक्वल है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो दोबारा आगे लेके चलते हैं और
इसी कॉन्सेप्ट में, यानी जो आपने कहा था कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन रेट ऑफ डीजॉर्प्शन के इक्वल है, इसमें आप जो है वो अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो आर ए 1 माइनस थीटा पी इज़ इक्वल टू के डी थीटा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इन तीनों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा आर ए पी माइनस आर ए पी थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा ए डी थीटा।